हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज 02 इन्फिनिटी। अभी जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट चल रहा है वो अल्काइल हैलाइड है। जैसा कि आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन के बारे में समझा था। SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है और किस हिसाब से, मतलब अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस तरह स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों को भी हम लोगों ने समझा था। और ये देखा था कि SN1 रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी होता है, अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो ज्यादा, मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी बॉर्डर लाइन आ जाता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी अगर अल्काइल हैलाइड है तो वो हमारा SN2 रिएक्शन के हिसाब से होता है। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद जब कोई सब्सट्रैक्ट उस पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो अप साइड या डाउन साइड से अटैक कर सकता है, या फिर लेफ्ट या राइट से अटैक कर सकता है, जिसके कारण जो है रेसिमिक मिक्सचर बनता है। राइट, दैट इज द इन्वर्जन यहाँ पे नहीं होता है। अगर होता भी है इन्वर्जन तो ऊपर से जितना अमाउंट में होगा उतना ही नीचे से अटैक करके होगा। ये इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा था। और साथ में हमने ये भी देखा था, लास्ट में ये चर्चा किया था कि जब रिएक्शन होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि SN1 रिएक्शन में जहां पे कार्बोकेटाइन इनिशियली बनेगा वहीं पे OH ग्रुप या जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर अटैच होगा। वहां पे क्या होता है, कभी कभी रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कार्बोकेटाइन का रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। ये जो है, मतलब आप ये समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आयनिक सॉल्यूशन में होता है, और आयनिक सॉल्यूशन में हेटेरोलाइसिस होता है। हेटेरोलाइसिस में क्या होगा कि अगर कोई भी दो एटम है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई दो एटम के बीच में शेयर है, सपोज मान लेते हैं कि RBr CH3 और Br के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दो भागों में टूटता है। दो भागों में टूटने के बाद जो बॉन्ड पेयर है वो एक एंटिटी के पास चला जाता है, जिसके कारण वो नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये हमारा जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि हेटेरोलाइसिस किस तरह से होता है, और इस दौरान हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटाइन होता क्या है और कैसे ये बनता है। तो जब कभी भी दो एटम अटैच्ड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जब रिएक्शन हमारा सॉल्यूशन में होगा तो सॉल्वोलिसिस प्रोसेस के दौरान जब ये सॉल्वेंट में घुलेगा तो डाइपोल डाइपोल या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण एक एटम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसके कारण हेटेरोलाइसिस होगा। तो सपोज कि हमने CH3 का हेटेरोलाइसिस हुआ, ओके, CH3, यहाँ पे CH और ये H है, और यहाँ पे सपोज कोई हमारा Br ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड। अब इसका हेटेरोलाइसिस हुआ तो हेटेरोलाइसिस होने के दौरान क्या बनेगा, CH, ओके, अगेन H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। क्यों आएगा, क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कब होता है और कैसे होता है, थ्रू हेटेरोलाइसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। अगर हम अगर हम इसको कंपैरिजन करें किसके साथ, रेडिकल के साथ, तो रेडिकल में क्या होता है कि फ्री रेडिकल में इक्वल जैसे X2 अगर फ्री रेडिकल बनता है तो इक्वल जो है इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है और वेरी रिएक्टिव होता है। बट कार्बोकेटाइन जब हमारा हेटेरोलाइसिस होगा तो जो पार्टिकल बनेगा वो चार्ज होगा, वन बीइंग पॉजिटिव एंड अनदर बीइंग नेगेटिव, और ये भी हमारा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड पेयर में हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे अगर इसको शो करें इस तरह और इस तरह, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, सेक्सेट है। तो इससे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो चूंकि ये सेक्सेट है तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है।
किस दौरान, कब रिएक्टिव होता है, जब ये रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि कार्बोकेटाइन इज ए ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन कार्बन एटम बियरिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे होगा, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अब कार्बोकेटाइन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंड हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और थर्ड हो जाएगा हमारा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अच्छा एक और होगा यहाँ पे, एक और ले सकते हैं मिथाइल केटाइन, मिथाइल केटाइन। ओके, ध्यान समझेंगे। तो मिथाइल केटाइन में क्या होगा कि अगर हमारे पास कार्बन है और कार्बन पे 3 बॉन्ड H के साथ जुड़ा होगा और ये हमारा कार्बन क्या होगा, सेक्सेट प्लस चार्ज होगा, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल केटाइन। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है, और एक ग्रुप जुड़ा होगा, सपोज मिथाइल या अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, सपोज मिथाइल मान लेते हैं, तो ये हमारा मिथाइल, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन होगा, 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, सपोज दोनों इक्वल ले लेते हैं CH3, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बन पे, और अलग अलग अल्काइल ग्रुप, ये इक्वल भी हो सकता है, तो हम लोग इक्वल ले लिए हैं, समझने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, और अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो दिस इज मिथाइल केटाइन, दिस इज प्राइमरी केटाइन कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में ये बार बार निकल के आएगा, ठीक है। सो कार्बोकेटाइन के बारे में यहां तक समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और टर्शियरी क्या होता है। चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे सेक्सेट है, क्या होता है, सेक्सेट 6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सेट है, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो इसे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए इसके ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। अगर कंपैरिजन करें हम लोग फ्री रेडिकल से, तो फ्री रेडिकल हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट कार्बोकेटाइन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये सब आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और कार्बोकेटाइन तो ये हो गया कि सेक्सेट है, पॉजिटिव चार्ज, और एंड इट्स बिहेव्स लाइक लेविस एसिड, क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो ये लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गया कार्बोकेटाइन का, ये बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्लासिफाइड कैसे होता है, इन सभी बातों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। चूंकि स्ट्रक्चर एक बार आपको अगर समझ में आता है कार्बोकेटाइन का, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, किस चीज को लेके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को लेके, कि अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा होगा, मतलब रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा या रेसिमिक मिक्सचर होगा, इन सभी चीजों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन में सिंपल सा ले लेते हैं, यहाँ पे C और 3 H ले लेते हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। यहाँ पे प्लस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होने के कारण कार्बोकेटाइन क्या हो गया, एक प्लानर एंटिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लानर एंटिटीज होगा, मतलब एक प्लेन में होगा। सपोज कि अगर ये हमारा मार्कर है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 3 ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पे कार्बन हो जाएगा, सपोज ये जो सेंटर पे है ये हमारा कार्बन हो जाएगा, और हाइड्रोजन इधर और इस तरफ और इस तरफ, और ये कैसे होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के कॉर्नर पे होगा। तो एंगल अगर हम बात करें इसमें, तो ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ओके, और ये भी 120 डिग्री होगा, एक प्लेन में होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, प्लानर होगा, ओके।
साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होने के कारण जो हमारा कार्बन है एक s और 2 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ तभी तो sp2 बना। तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन पे, ठीक है, अभी एक p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट स्टेट में है। क्या है, वैकेंट स्टेट में है। तो अगर टोटली अगर हम देखना चाहें तो इसका जो है हमारा ये होगा c, ये हमारा r, ये हमारा r डैश, तीन अल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लेते हैं, और ये हमारा r डबल डैश, ठीक है। इसके बाद इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे, ठीक है, कहां, ऊपर और नीचे। तो यहां पे हम लोगों ने ऊपर ले लिया और यहां पे हम लोगों ने नीचे ले लिया। एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, और यही वैकेंट p ऑर्बिटल जो है सारा का सारा खेल दिखाएगा कार्बोकेटाइन में, क्योंकि इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में। लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से अगर ये sp प्लस होगा, sp2 है, तो किस तरह से बगल वाले कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है हाइपर कंजुगेशन करता है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये किस तरह से स्टेबलाइज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये स्ट्रक्चर को समझना कि कार्बोकेटाइन एक प्लानर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेविस एसिड जैसा काम करेगा, और इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अगर समझ में आता है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन रेज कीजिए, जिससे कि आपके डाउट को मैं आगे आने वाले क्लास में फिर से सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। तो कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। अभी तक हम लोगों ने कार्बोकेटाइन के बारे में समझ लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो अगर होता है तो वो हेटेरोलाइसिस के द्वारा होता है। ये चीज को हम लोगों ने पहले ही देखा, आयनिक फेज में होगा, हेटेरोलाइसिस के द्वारा होगा, और इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए हम लोग थोड़ा सा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक रिएक्शन ले लेते हैं CH3, ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3Br, ओके, CH3Br, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, और अगर इस मिथाइल ब्रोमाइड से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है CH3 प्लस Br माइनस, ओके, Br माइनस, तो इस रिएक्शन के दौरान जो हीट जनरेटेड होगा, सो डेल्टा H, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा H। अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसका हीट जो होगा डेल्टा H, दिस इज इक्वल टू 219 किलो कैलोरी, 219 किलो कैलोरी, ओके। सो बेसिकली हम लोग डेल्टा H की बात करेंगे यहां पे, और अलग अलग कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में डेल्टा H को कंपेयर करके हम लोग स्टेबिलिटी को सेटअप करेंगे। क्या स्टेबिलिटी होगा, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दिस वन इज डेल्टा H, दैट इज इक्वल टू 219 किलो कैलोरी। तो ये मिथाइल केटायन बना। अगर हम लोग प्राइमरी केटायन की बात करें, सो वी हैव वन अगेन CH3 CH2 Br, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो CH3 CH2 प्लस, ओके, प्लस Br माइनस, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H, दिस इज इक्वल टू, ये हम जो बात कर रहे हैं ये लेबोरेटरी का डेटा से के हिसाब से करें, सो दिस इज इक्वल टू 184 किलो कैलोरी, 184 किलो कैलोरी। अगेन ये प्राइमरी हो गया। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में एक और हम लोग ले लेते हैं CH3 CH, ओके, CH3, ये Br ले लेते हैं। अगर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड की बात करें, ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो टूटता है, सो वी हैव CH3 CH केटायन CH3 प्लस Br माइनस, ओके, Br माइनस, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 164 किलो कैलोरी आएगी, 164 किलो
कैलोरी। ओके, ऑब्वियसली पर मोल की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ एक टर्सरी ले लेते हैं अगेन। सो वी हैव CH3 Br, ओके, CH3, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम बात करें तो टर्सरी कार्बोकेटायन हमारा बनेगा CH3C प्लस चार्ज CH3 प्लस Br माइनस, सो वी हैव डेल्टा H इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं 149 किलो कैलोरी पर मोल, 149 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये पर मोल के हिसाब से, तो पर मोल आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे पर मोल। ओके, सो पर मोल। ओके ओके, समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। कहने का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें इतना एनर्जी का सप्लाई करना पड़ा। ओके, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। ओके, इसका मतलब है कि इसमें इतना एनर्जी हमें क्या करना पड़ा, क्योंकि Br सभी में आ रहा है, तो जो एनर्जी सप्लाई किया वो आप ये समझिए, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसके पास ये एनर्जी आ गया। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो जो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना उसमें जो रिलेटिव हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 184 है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एनर्जी है इसके हिसाब से कितना का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा लगभग, देखिए यहाँ पर डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं, सो ये हो जाएगा 5, ओके, और ये हो जाएगा 35 किलो कैलोरी का डिफरेंस होगा। ओके, इस दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर इस दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0, ओके, और ये हो जाएगा 20 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू 15 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से 15 किलो कैलोरी कम एनर्जी लेके बैठा है। मतलब इसके पास एनर्जी कम है, और जिसके पास ज्यादा जिसके पास जितना एनर्जी कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से अगर ये 15 किलो कैलोरी इससे कम है, ये 20 किलो कैलोरी इससे कम है, ये 35 किलो कैलोरी इससे कम है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास जो एंटिटीज होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी मिथाइल केटाइन के पास होगा, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास होगा, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के पास होगा, और उसके बाद टर्शियरी कार्बोकेटाइन के पास होगा। तो ये एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनर्जी इन द सेंस अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, जिसके पास जितना एनर्जी हो, अरे जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ही ज्यादा कम स्टेबल होगा। मतलब वो ज्यादा कम स्टेबल होगा, जिसके पास कम एनर्जी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिगर से हम समझते हैं यहाँ पे। इस फिगर में देखिए, यहां से मैंने ड्रॉ किया है RBr, दैट इज R प्लस और Br माइनस। R क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ये मिथाइल भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड, या इथाइल, या टर्ड ब्यूटाइल भी हो सकता है, सेकेंडरी वाला, टर्शियरी वाला, जो भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो ये डेल्टा H हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये रेड कलर में ये सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए मिथाइल ब्रोमाइड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, दैट इज 219। अगर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड की बात करें, सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, सो दिस इज 184। अगर हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटायन की बात करें, दिस इज 164 है। अगर हम टर्शियरी कार्बोकेटायन की बात करें, दिस इज 149। इतना का डिफरेंस है। मतलब ये जो अगर हम लोग अभी हम लोगों ने माइनस वहां पे करके निकाला था, ये डिफरेंस जो है पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम एनर्जी हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन होगा। सो वी कैन से दैट टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर stable than primary carbocation, okay, and primary carbocation is more stable than methyl cation। क्या हो गया? मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये ऑर्डर होगा हमारा स्टेबिलिटी का, और ये थ्योरेटिकली जो है हमारा
रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एक्चुअल में फाइंड आउट किया गया उसके हिसाब से है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी है। अब कौन कौन सा फैक्टर हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा? तो आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में ये जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, वो जितना डीलोकलाइज होगा मतलब डिस्पर्स चार्ज का जितना ज्यादा होगा वो चीज उतना ही स्टेबल होगा, राइट। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये हमारा जो नॉलेज है इलेक्ट्रोस्टैटिक का नॉलेज है। सो अगर कोई भी ग्रुप जो कि चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है वो क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। सो अगर आप देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे CH3 की बात करें, ठीक है, तो CH3 में अगर हम लोग C पे क्या है? कार्बोकेटायन, और पॉजिटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे। और अगर हम CH3 के जगह CH2 ले लें और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या करेगा कि ये, चूंकि ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है और ये हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। कहने का मतलब है कि परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ कार्बन इस केस में हमारे पास कितना है? 33%। कितना है? 33% है। और इस केस में हमारे पास कितना है? 25% है। तो जिसके पास, एक मोटा मोटी हिसाब लगाते हैं, जिसके पास जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो CH3 जो है ग्रुप को, जो CH3 और CH2 के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो पोलराइज हो जाएगा किधर? कार्बन की तरफ, कि इस कार्बोकेटायन की तरफ पोलराइज होगा। मतलब जो ये चार्ज था टोटल का टोटल हमारा कार्बन पे ये डिस्पर्स हो जाएगा और कुछ चार्ज हमारा CH3 के C पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज का क्या हो गया? हमारा डीलोकलाइजेशन हम लोग कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम डिस्पर्सल, एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे तो डिस्पर्सल हो गया। तो डिस्पर्सल जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो चूंकि एक है यहाँ पे CH3 में, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अगर यहाँ पे दो ग्रुप हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर C है और H है, अगर दो R हो, एक R यहाँ पे एक R यहाँ पे, तो ये कुछ ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसको क्या करेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन को चार्ज का प्लस चार्ज कार्बन के पास क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, या यूं कहें कि प्लस चार्ज जो है, जो अल्काइल ग्रुप है उसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और अपने चार्ज को कम करेगा और थोड़ा सा चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा चार्ज का डिस्पर्सन कम होता जाएगा। ये आगे हम लोग देखेंगे। तो सेकेंडरी कार्बोकेट, ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में ये अगर हमारा अल्काइल ग्रुप है तो ये हमारा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और अगर टर्सरी में है सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास, R अगेन R और अगेन R, तो ये 3 हो जाएगा। 3 क्या करेगा? इस फैक्टर को और ज्यादा इनहेंस कर देगा, डिस्पर्सल और ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अगर कोई ग्रुप रिलीजिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है C+, और अगर कोई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप C+ के साथ अटैच होगा उतना ही ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगेन प्राइमरी कार्बोकेटायन में एक ग्रुप है, सेकेंडरी में 2 ग्रुप है, टर्सरी में 3 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ज्यादा ही स्टेबलाइज करेगा। ये चीज हो गया हमारा क्या चीज? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट में चूंकि सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्ड का डिस्पर्सल हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्पर्सल हो रहा है। लेकिन अगर एक चीज और है, दूसरा फैक्ट इसमें एक और चीज मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर हमने C+ लिया, ठीक है, इसके बगल में एक C है और CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, तो क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, एक तरह का हाइपर रेजोनेंस स्टेट आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, इसको ऐसे H को एज सच रख लेते हैं और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड के जैसा बन जाएगा C के प्लस। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके साथ क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इसका पिक्चर यहाँ पे अभी हम लोग बना नहीं पाएंगे, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज C और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, समझिए इस तरह से। ओके, यहाँ पे ये हमारा C+ है और ये हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये चीज ओवरलैप हो जाता है थोड़ा सा
इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड है H के वाला CH3 का, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह के स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। रेजोनेंस टाइप का ये आ जाता है, तो ये भी फैक्टर काम करता है स्टेबिलिटी में। तो ये दो फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट जो है ये दोनों स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। लेकिन अगर कुछ ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे कार्बन पॉजिटिव कार्बन से, तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, डीस्टेबलाइज करेगा। जैसे कि अगर नाइट्रो ग्रुप है तो ये डीस्टेबलाइज करेगा। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो कि डीस्टेबलाइज करेंगे। ओके, सो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अगर हमारा सपोज C+ है और क्लोरो हो गया तो डीस्टेबलाइज करेगा। C+ है, अगर ब्रोमो हो गया तो डीस्टेबलाइज करेगा। C+ है, आयोडो है तो ये डीस्टेबलाइज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इंटेंसिफाई कर देगा चार्ज को। इस कार्बन के जो चार्ज प्लस ग्रुप कम कर रहा था, माइनस ग्रुप क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको इंटेंसिफाई कर देगा, तो और अनस्टेबल बना देगा इसे। ठीक है, तो ये चीज है। और ये सब चीज हमको कहां देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, ट्रांजिशन स्टेट में, ये सब चीज हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट की ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी से फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करें वो बहुत जल्दी फॉर्म होगा, रेट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का। और इसी तरह अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो उसका रेट प्राइमरी कार्बोकेटाइन के रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा होगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन का रेट मिथाइल केटाइन से ज्यादा होगा। तो ये कुछ ईज ऑफ फॉर्मेशन है। ये इसी तरह से स्टेबिलिटी भी होता है। ठीक है, मतलब ये इसी रेंज, मतलब इसी ढर्रे पे हम लोग कह सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में स्टेबिलिटी भी होगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन भी होगा। अब बात आती है कि क्या जब SN1 रिएक्शन होगा तो जो कार्बोकेटाइन बना इंटरमीडिएट स्टेट में या ट्रांजिशन स्टेट में, क्या वो एज सच ही रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि चूंकि ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर स्टेबलाइजिंग ग्रुप है तो उसे स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसे डीस्टेबलाइज करेगा। तो अगर स्टेबलाइजिंग ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज इस तरह से करेगा कि अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे कुछ ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा प्रीवियस वाले कार्बोकेटाइन पे और सेकेंडरी को बनाएगा। अगर सेकेंडरी बन रहा है तो टर्शियरी वाले को बनाएगा। तो ये हम हाइड्राइड शिफ्ट में देखेंगे और मिथाइल शिफ्ट में देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन होगा अगर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, और इसके बाद कुछ रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कंटेंट को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।